जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। किप्स एडमिन हुमा या जो भी हैं मुझे बता दें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, great. So I'm gonna start in another like 2-3 minutes. So let's wait for others to join. Acha, so I just wanted to say that before we start this session, I hope all of you who are here with me today have taken the previous two sessions that we conducted a few weeks back, which was essay part one and essay part two. Uh, I wasn't supposed to take these sessions. I took them because of the uh, demand that I received from all of you जी के मतलब हमें एक दो sessions आप ले लें आप हमें ज़रा पढ़ा दें. So I decided कि चलो let's voluntarily ask the admin to schedule a few sessions. And I'm assuming they turned out to be extremely fruitful to everyone, uh, which is why मेरे पीछे काफ़ी अरसे से लोग पड़े हुए थे कि आप ऐसे part 3 भी करवा दें. So we're going to try and finish off the remaining part that we left. लास्ट जो आप लोगों ने सेशंस मेरे लिए थे उसमें से कोई भी अगर आपका सवाल है तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप एन ईमेल एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट विद इन ड्यू टाइम. तो बस मैं 1-2 मिनट तक फिर ऑफिशियली स्टार्ट कर देता हूँ. जिन लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर देता हूँ. वैसे मैंने लास्ट सेशंस में से एक सेशन में अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया था and I have been receiving emails from a couple of you. So I will also share it in today's session with all of you so that you can send in any concerns, questions or assignments that you want to get evaluated. उसके अलावा अगेन मैं बात यही कर रहा हूँ कि आज सिर्फ वही लोग ये सेशन अटेंड करें जिन्होंने मेरे लास्ट 2 सेशंस अटेंड किए हुए हैं. और अगर आपने नहीं किए हुए तो आज वाला जो लेक्चर है इसकी होपफुली रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने, जहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोडेड है. ठीक है. सो आज वाला सेशन जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. वी हैव कवर्ड द मेन क्रक्स, वी हैव कवर्ड द मेन chunk of the essay in our last 2 lectures. So today अगर आप लोगों ने लास्ट क्लासेस मेरी अच्छी तरह ली हैं और समझी हैं और आपने उसके नोट्स लिए हुए हैं, so today's session should not be that difficult for you guys to comprehend. So usually आपकी क्लास अगर 1:30 या 2 बजे स्केड्यूल होती है तो कितने बजे तक स्टार्ट होती है? 5-10 मिनट के मार्जिन से हो जाती है. शुड वी स्टार्ट? हम लोग स्टार्ट करते हैं या वेट करना है आप लोगों ने अपने कोलीग्स या दोस्तों का या अपने? हाँ जी, स्टार्ट कर दें. चलें, फिट हो गया. ठीक है. So if you guys remember in our last session, we left. एक सेकंड मैं बताता हूँ हमने कहाँ पे छोड़ी थी अपनी वो. So हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ब्रॉडली बात की थी कि इंक्लूडिंग पैराग्राफ के की कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, जिसमें हम लोगों ने ये 5 कंपोनेंट्स की बात की थी और आई एम श्योर आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को समझ भी लिया था और इसके नोट्स भी ले लिए थे, राइट? So I deliberately left the introduction for the end because it's really not that difficult and यहाँ तक आना was imperative in order to understand कि हम लोगों ने introduction जो है वो क्या लिखना होता है. ठीक है, मतलब कैसे approach करना होता है introduction को. So today's official session will kickstart with the introduction जो हम लोगों ने last class में सोचा था तो छोड़ा था. So आप लोगों ने अगर हम लोग अगर इस पे आ जाएं बेसिकली इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है.
So अब जरा before I start, I want you to understand 2-3 fundamental things, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2022 में अपेयर हो रहे हो तो आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ हाई टाइम कि आप लोग अपनी कम अज़ कम 5 से 7 फुल लेंथ एसेज लिख के अपने टीचर को या अपने एकेडमिक काउंसलर या जो भी आपका मेंटोर आपको पसंद है उसको आप चेक करवाओ, और जब तक वो आपको 40 या 42 मार्क्स नहीं देता, आप उसको चेक करवाते रहो। There is no need to write 10, 12 full length essays. Writing about 5 to 7 full length essays should be enough. However, that being said, it is extremely important for you guys to make your own outlines. कम से कम आप लोग अपनी 20 outlines बनाओ, अपनी खुद जो है, जो आप, मैं ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन, बल्कि चलो मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम लोग देखो, एग्जाम्स लिखने का, एसे फुल लेंथ लिखने का मकसद ये होता है कि आप 3 आवर्स में अपनी पूरा फुल लेंथ एसे लिखने की प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है। दूसरा, मैंने, अगर आपको याद हो क्लास के शुरू में जो मैंने बात कही थी कि हम लोगों ने 3000 या 3000 प्लस वर्ड मार्क को चेज नहीं करना। उसको चेज करने के चक्करों में हम इररिलेवेंट हो सकते हैं, हम लोग डी ट्रैक हो सकते हैं, और हम लोग बिला वजह अपने एसे को ड्रैग कर सकते हैं। There are a lot of people who pass with flying colors by just writing 1800 to 2000 words. So हम लोग अपने दिमाग में 2000 से 2500 के बीच वर्ड लिमिट माइंड में रखेंगे। Writing a strong, relevant, cogent essay of 2200 words should easily suffice. It should easily be able to make you qualify, और आप लोगों ने जबरदस्ती वर्ड लिमिट चेज करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने के लिए है, वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर को आप लोगों ने इस तरह से इंप्रेशन देना है कि आपका फुल लेंथ एसे पढ़ने की नौबत ही ना आए। फॉर इंस्टेंस, हम लोगों ने एग्जामिनर को अपनी आउटलाइन से इतना इम्प्रेस कर देना है, आर आउटलाइन शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव, रेलिवेंट, प्रेजेंटेबल एंड स्ट्रक्चर्ड, और जितना वो कॉन्क्रीट और जितना उसमें कंटेंट आप इंसर्ट करोगे, उतने ही चांसेस हैं कि एग्जामिनर अपना माइंड बना लेगा आपकी आउटलाइन देख के ही कि आप कितने पानी में हो, या आपकी इंग्लिश एसे के हवाले से औकात क्या है, ठीक है। सो एग्जामिनर अगर, अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि मेजॉरिटी, अभी मैं लाहौर में 1-2 सेशंस पढ़ा भी रहा हूं, तो अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी कैंडिडेट्स का दोबारा से वही मसला आ रहा है कि वो अंग्रेजी ठीक नहीं लिख रहे, स्ट्रक्चर गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की गलतियां हैं, टेंसेस की गलतियां हैं, एंड होस्ट ऑफ अदर बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स that are extremely detrimental to your overall, not just essay, I mean CSS में भी generally आप प्रेसी या essay में कहीं ना कहीं उड़ जाओगे। FPSC के एग्जामिनर की मैं आपको बात कोट कर देता हूँ, वो कहता है कि हम लोगों के पास जो पेपर्स चेक होने आते हैं उनकी हम सबसे पहले अंग्रेजी देखते हैं, और अगर बंदे की अंग्रेजी ही खराब है तो हमारे लिए वो जिंदगी आसान कर देता है। हम पूरा पेपर रेड पेन से रेड करके टेंसेस, स्पेलिंग्स, स्ट्रक्चर, कंजंक्शंस और तमाम वो चीजें जो बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर के अंदर फॉल करती हैं उसको हाईलाइट करके वो आपका पेपर फेल कर देते हैं। तो ये बात बड़ी जरूरी है समझना कि राइटिंग करेक्ट इंग्लिश इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एनीथिंग। आपका कंटेंट, आपकी नॉलेज, आपकी रेलेवेंस, आपकी तमाम वो चीजें बाद में आती हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, 2 बुक्स मैं बता रहा हूँ, बेशक आप अभी, आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो बहुत ही बेसिक है जो आप लोगों को पता होगा अपनी बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर, प्रेसी, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा को सही करने के लिए। रेन एंड मार्टिन को बहुत लोग रिजॉर्ट करते हैं, एक उसको देख लें।
दूसरा, लाहौर में आपके एक टीचर हैं सर अली अनान, उन्होंने रिसेंटली एक किताब निकाली है जो उन्होंने काफ़ी अरसे से जिस पे काम कर रहे थे, व्हिच इज़ प्रैक्टिकल एंड कंपैरेटिव इंग्लिश। वो किप्स के पोर्टल के ऊपर नहीं है किताब, लेकिन यू कैन फाइंड इट एट एनी मेजर बुक शॉप एंड कुछ किप्स के कैंपसेस के से भी आपको वो किताब मिल जानी चाहिए। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल एंड कंपैरेटिव इंग्लिश बाय अली इनान, ठीक है? दैट बुक covers all your portions from the exam point of view. It is like a one-stop solution for all the comparative exams, especially CSS and PMS. ठीक है? चैट बॉक्स के अंदर करीम दाद चुगताई की किताब इस्लामिक स्टडीज के लिए ठीक है, इंग्लिश के लिए नहीं ठीक, ठीक है? अच्छा, सो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर, लेट मी गिव यू अ बिग रियलिटी चेक। आपका फुल लेंथ एसे जो है वो कोई भी नहीं पढ़ेगा। लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। आपका फुल लेंथ एसे एफपीएससी का एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। उसने क्या देखना है? उसने आपकी आउटलाइन देखनी है, और आउटलाइन से उसने डिसाइड कर लेना है कि यार आप किधर फॉल कर रहे हो, और 90% उसने अपना माइंड बना लेना है कि वेदर you fall under the passing category or you fall under the other category, जहां पे उसने आपको फेल कर देना है या बिलो 10 मार्क्स देने हैं, बिलो 40 मार्क्स देने हैं। सबसे ज्यादा इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करूं तो आपकी आउटलाइन मैटर करती है। दूसरे नंबर पे जो चीज मैटर करती है वो है आपका इंट्रोडक्शन, जिसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है? तीसरे नंबर पे जो चीज मैटर करती है वो है आपका कंक्लूजन, जिसको हमने लास्ट सेशंस के अंदर बड़ी डिटेल में कवर कर लिया था। और अगर मैं उस स्लाइड पे जाऊं, जो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड, कंक्लूजन वाली स्लाइड थी, तो इसमें 5 मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाए थे अलोंग विद अ फ्यू एग्जांपल्स, जिसमें मैंने वो कहा था अपना स्टांस या थीसिस को रीइंस्टेट करें। उसके बाद यू हाईलाइट द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, then you call to action, like you call for action because of the problem, because of the intensity of the problem that is at hand. उसके बाद आप थोड़ा सा बताते हो जी कि ये मुश्किल बज़ाहिरन लगती है चीज, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, और अगर if efforts and if sincere efforts are exerted in the right direction, we can uh, achieve success, blah blah, जो भी आपकी उससे बात हो रही है। और लास्ट में by taking such steps, जिसमें आपके एक दो टॉप की रिकमेंडेशंस होते हैं, उनको आप अच्छी तरह कवर करके एज इन उनको जस्ट ब्रीफली लिख के और अपना कंक्लूडिंग पैराग्राफ खत्म कर देते हो। अगर आप ये कॉन्शियसली 5 कंपोनेंट्स कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अप्लाई कर देते हो तो यू डन द राइट जॉब। अगर आप इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोगों ने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर कोई भी नई बात नहीं करनी। अगर आपको बहुत जोर से बड़ी कोई इंपॉर्टेंट और कमाल चीज याद भी आ रही है, लेट इट गो, इट इज टू लेट नाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर एसे, ठीक है? सो इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो आज मैंने आपको बताया, नंबर 1, योर आउटलाइन कैन आइदर मेक और ब्रेक द एसे। एग्जामिनर के पास 1 से 1.5 मिनट होगा आपके पूरे एसे को एवेल्युएट करने के लिए। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू गो थ्रू द इंटायर एसे, देयरफॉर ही इज नॉट गोना रीड द कंप्लीट एसे। आउटलाइन देख के वो ये डिसाइड करेगा यार अच्छा बच्चा ठीक लग रहा है या फारिग लग रहा है। अगर आप पहला मरहला पार कर लेते हो जहां पे एग्जामिनर ये समझ लेता है कि यार अच्छा आउटलाइन इतनी कन्विंसिंग है, चलो यार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ के देखते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको अंदाजा हो जाएगा कि यार आपने कितना क्लियरली ओवरव्यू दिया है, आपकी थीसिस स्टेटमेंट का क्या सीन है, आपकी सेंटेंसेस की क्लैरिटी, कोहेरेंस जिसकी हमने बात की थी, और आपने कंजंक्शंस किस तरह यूज किए हैं। इट विल गिव हिम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया अबाउट योर एबिलिटी टू राइट एंड योर कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद वो आपके 1-2 रैंडम पैराग्राफ्स बीच में से पढ़ सकता है कंप्लीट एसे के। आई रिपीट, ही इज नॉट गोना रीड योर होल एसे। देयरफॉर हम लोगों ने इस चीज का नेगेटिव वो नहीं ले लेना चाहिए कि हम, क्योंकि उसने एसे पढ़ना ही नहीं है तो हम एसे में बोंगियां मार के आ जाए। रैंडमली ही इज गोना रीड 1 or 2 पैराग्राफ्स फ्रॉम द एसे। ही इज गोना चेक कि आपकी क्लैरिटी है, आपके टॉपिक सेंटेंसेस हैं, आपके हर पैराग्राफ के अंदर कॉन्क्रीट एविडेंस, केस इन पॉइंट,
सपोर्टिंग मटेरियल है, आप लोगों ने जो पैराग्राफ जो उसकी नजर से गुजरते हैं वो अब आपके उसके मतलब इट्स रैंडम कि वो कौन सा पैराग्राफ पढ़ता है, क्या उसमें कंक्लूडिंग लाइन फॉल कर रही है, और उसमें कंजंक्शंस आपने कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की हुई हैं अपना कंजंक्शंस आपने कितना तरीके से इस्तेमाल की हुई हैं अपनी कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए। मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं? आप में से एक बंदा मुझे चैट बॉक्स में कह रहा है कि मेरा टेक्स्ट विजिबल नहीं है। अभी तक मैंने स्लाइड पे कुछ खास दिखाया नहीं है, अप्रोचेस टू राइट एन इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है सिर्फ। ग्रेट, सही है। फातिमा हयात, मैंने कोई टेक्स्ट किया नहीं है जो आपको वो हो रहा हो। मैंने अपना ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, मैं इन पे भी कर दूंगा, ऑफिशियल आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा। प्लीज जस्ट वेट, ओके, प्लीज जस्ट बेयर विद मी, ठीक है? वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स इन टुडेस क्लास, राइट? ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि अच्छा, चैट बॉक्स में अब जरा होल्ड कर लें, और यू डोंट नीड टू राइट थैंक्स बिकॉज इट्स डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है? लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? सो ही विल सी a few random paragraphs। अगर आपको याद हो कि मैंने आप लोगों को पैराग्राफ के स्ट्रक्चर का बड़ी डिटेल में बताया था जो हम लोगों ने कवर करनी है, उसमें एक और चीज ऐड कर लें जो मैंने बाद में रियलाइज किया था कि होनी चाहिए। सो असेंशियली ये हमारे की कंपोनेंट्स थे की पैराग्राफ के। इसके अंदर जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये आपकी कॉपीज में नहीं लिखा हो, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 जो है ना, पॉइंट नंबर 3, brief overview plus comparison of the current situation, इसको पॉइंट नंबर 3 ऐड करें। पॉइंट नंबर 4 इज योर सपोर्टिंग एविडेंस, देन 5 और 4 इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं, और लास्ट लाइन में आपने कंक्लूड करना होता है। सो इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये आपकी कॉपीज से मिसिंग होगा। ये मैंने बाद में ऐड किया है ताकि आप लोगों को मैं बिल्कुल कमाल तरीके से एक मैथ्स की तरह एक अच्छे गुड कोजेंट पैराग्राफ का फॉर्मूला दे दूं जो आप लोगों ने कॉन्शियसली अप्लाई करना है, and you should be able to devise a very strong, convincing, concrete, cogent, and convincing paragraph. And यही स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है अपनी मेन बॉडी या मेन डिवीजन के अंदर। नीडलेस टू से, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that we will cover only one idea in a paragraph, and we will use one strong supporting evidence as our केस इन पॉइंट एग्जाम्पल, या जो भी हम रेफरेंस उसको देंगे। और हम लोगों ने कोशिश यही करनी है कि बहुत ज्यादा एविडेंस की डिटेल में ना जाएं, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू गेट कैरिड अवे इनटू द डिटेल्स ऑफ द सपोर्टिंग एविडेंस। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज इट एज अ पासिंग रेफरेंस। ये मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो दैट मीन्स उसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ या उसको याद नहीं पड़ रहा, वो आप बाद में रिपीट करो ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये है कि पॉइंट नंबर 3, टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस के बाद पॉइंट नंबर 3 जो है, ब्रीफ ओवरव्यू प्लस कंपैरिजन ऑफ द करंट सिचुएशन, you should add this in the key components of a good paragraph and apply it consciously। इसके अलावा जो हम लोगों ने एग्जांपल्स कवर की थी इन आवर लास्ट सेशंस, ये वाली थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हायर एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, सीपेक, सोशल मीडिया, जेंडर इक्वालिटी, इस तमाम चीजों के अंदर ये पॉइंट नंबर 3 जो है ये अप्लाई हुआ है, ठीक है? इसको आप कॉन्शियसली जब आप समझ के अप्लाई करोगे तो यू विल बी एबल टू डिवाइज एन इवन बेटर पैराग्राफ, ठीक है? कमिंग बैक टू टुडेज एजेंडा, एक्सपोजिशन हमने डिटेल में कवर कर ली थी, which was basically exposing the key variables of the topic and explaining in your own words what you understand by the key term, right? उसके बाद हम आ गए थे कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स के मैंने आपको 5 पॉइंट्स करवा दिए हैं अगेन। सो कमिंग बैक, अब देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स हैं जो आप सब लोगों को इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने राइट अप्स के अंदर। कुछ लोग कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने थीसिस स्टेटमेंट शुरू में देनी है या एंड पे देनी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो कोई स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं जेनेरिक रखना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मैंने बहुत ज्यादा कोई स्टैट्स फैक्ट्स या मैंने बहुत ज्यादा कोई डेटा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लिसन, all of these approaches are absolutely correct,
as long as you're able to fulfill the key basic requirements of an introduction. And it is also important to understand कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका अपना जो स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है. फॉर इंस्टेंस आप अगर कंफर्टेबल हो रहे हो कोटेशन वाले मेथड से तो आप वो इनकॉर्पोरेट या अडॉप्ट कर लो. अगर आप थीसिस स्टेटमेंट शुरू में लिखना चाहते हो आप शुरू में लिख दो. अगर आप थीसिस स्टेटमेंट से पहले कुछ चीजें बिल्ड करना चाहते हो तो आप थीसिस स्टेटमेंट एंड राइट एन एनेक्डोट इन द इंट्रोडक्शन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इंट्रोडक्शन को इतना ज्यादा सर पे सवार नहीं करना. इट इज अ वेरी फ्लूइड, इट इज अ वेरी subjective kind of thing. However, it is extremely important to incorporate a few things that I'm about to tell you. ये है कि इंट्रो को हमने बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट नहीं बनाना. ठीक है. अच्छा, सो इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है. आपके एस्से का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट अ समरी. इट इज एन ओवरव्यू और हाईलाइट ऑफ द एस्से. आपने पूरा जो एस्से बनाना है या जो आपने पूरी आउटलाइन बनाई है, अगर आप उस आउटलाइन की एक समरी या एक प्रेसी बना दो, नॉट लिटरली प्रेसी, लाइक लिटरली प्रेसी नहीं मैं कह रहा कि आपने उसको प्रेसी बना देना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि प्रेसी क्या होती है. इट कवर्स द मेन क्रक्स, the main gist of the passage that has been presented to you, right? And you try to incorporate all important components of the essay in a logically coherent manner. आज जो हमारा सेशन है 3 आवर्स का, इसके अंदर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम लोग आउटलाइन भी एक कवर करेंगे जिसमें आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि आउटलाइन किस तरह लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, so the first prerequisite of writing a strong and a good introduction is that it should summarize your whole essay. Number 2, पूरे essay का एक overview और एक highlight मिल जाए हमें. ठीक है. Number 3, very important, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अभी it should define the scope of your essay. मतलब एग्जामिनर को आपके इंट्रोडक्शन पढ़ के ये आइडिया हो जाए कि आप अपने लिए कौन से बाउंड्स या आप अपने आप को कौन से बाउंड्स के अंदर कन्फाइन करके अपने एस्से में खेलोगे. He should have a clear understanding about where you're drawing the. आप हर पॉसिबल एस्पेक्ट तो कवर नहीं कर सकते अपने एस्से के अंदर, लेकिन आप उसके लिए एक स्कोप डिफाइन कर दोगे. स्कोप का मतलब होता है कि उसको एक आइडिया दे दोगे कि लिसन, ये मैंने एक अपना एरिया डिफाइन किया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स के अंदर मैं रह के इस एस्से को जो है उसके अंदर रह के खेलूंगा. सो स्कोप इज नॉट अ डिफिकल्ट वर्ड. स्कोप जस्ट एसेंशियली टेल्स द एग्जामिनर कि आपने बाउंड्री किधर ड्रॉ की है, आप किन बाउंड्स के अंदर रह के अपने एस्से के खेलोगे. I will explain this in detail. Acha, next very important thing which is essential and which is I believe मतलब crucial in the sense कि ये बहुत vital element है, इसके बगैर introduction आपका hollow है, which is your thesis statement. Thesis statement की हमने बड़े डिटेल में बात कर ली थी. Thesis statement क्या होती है, आपकी stance होता है और आप उसमें value addition करते हो. Stance होता है कि मेरा एक particular essay पे take क्या है और मेरा वो टेक लेने की ब्रॉडली वजह क्या है. जब मैं सोचता हूं कि why I'm taking that stance and I give you reasoning, I give you some broad generic reasons as to why I have taken that stance. That is basically my thesis statement, right? अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोगों का जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है वो यूजुअली हमारा या तो ट्रांजिशनरी पैराग्राफ होता है या फिर हम उसके बाद अगर आपको उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, जिसको साइनॉप्सिस भी कहते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट, अभी छोड़ दो. नेक्स्ट अगर मैं आप अज्यूम करूं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है दैट इज द एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन क्या होती है? एक्सपोजिशन इज बेसिकली द लाइक यू एलैबोरेट अपॉन योर कीवर्ड्स. अब आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपने कीवर्ड्स को सरसरा सा खोलना है, वन लाइनर उसको बता देना है कि क्या होता है, लेकिन उसकी डिटेल्स आप लोगों ने एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के अंदर ही देनी है. फॉर इंस्टेंस अगर आपका एस्से है ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया,
prospects and problems, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल हल्का सा you will just give a glimpse of what social media entails, but you will not go into the details of social media in your introduction. You will leave the details for later. ठीक है, you will leave the details for later, which is essentially my fourth point. इसमें मैं कह रहा हूँ do not go, ये जो आपका don't वाला point start हो रहा है, अगर मैं अपना पॉइंटर लेके आऊं, एक सेकंड, माउस, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये डोंट वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि हमारी जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर अपने डिटेल्स में नहीं जाना कीवर्ड्स की, हमने बस एक ग्लिम्प्स देनी है सरसरी सी उसको। उसके बाद एक और प्रीरेक्विजिट जो आपका इंट्रोडक्शन मीट करना चाहिए वो ये है कि इट शुड गिव अ क्लियर आइडिया टू द एग्जामिनर अबाउट योर कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। मेक श्योर आपके स्पेलिंग्स, स्ट्रक्चर, coherence, grammar, tenses, and everything else that we've talked about in our last sessions, जिसमें मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स शेयर की थी, वो आपने क्लियर करनी है, आपने वो मरहला पार करना है। मेजॉरिटी यार आप लोगों में से अगर इस वक्त 150-200 बंदा क्लास ले रहा है, literally 80-90% of you will still end up committing the same mistakes that I have emphasized so much on. You will be unable to write in a correct grammatical fashion, which will essentially throw all your efforts down the drain. Everything goes in vain if you can't write correct English. प्लीज अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो। मेरा इतना पढ़ाने का, मेरे इतने सेशंस लेने का, इतनी मगजमारी करने का, किप्स में क्लासे लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग लिख नहीं रहे और अपनी ग्रामर स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद, as I've said, the last 2 points talk about things that I have already mentioned, which highlight the importance of your introduction. It is the first thing that we will, it is the first thing that the examiner actually comes across when he opens your paper. Outline आपका defining moment होता है, it can make or break your whole essay. तो अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की इंट्रोडक्शन के ऊपर, मैंने आप लोगों को सिंपली बोला है कि यार एक बेसिकली ना आपका इंट्रोडक्शन एक समरी होती है जिसमें आपका स्कोप डिफाइन हो जाता है एस्से का, साथ आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है और सही अंग्रेजी लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, तो जस्ट फॉर नाउ फोकस ऑन दीज 3-4 एलिमेंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड। इसके बाद हम अब इनको अप्लाई करते हैं। देयर आर ब्रॉडली, वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट 3 to 4 broad ways to go about writing the introduction. The first method that we will talk about is the pyramid approach. ठीक है, pyramid approach, personally if you ask me, it is my favorite approach. Why? Because it is very अच्छा, majority of you जब आप लोग लिखने बैठते होगे या जब आप लोग अपना काम करते होगे तो सबसे मुश्किल पार्ट होता है स्टार्ट करना। जब आप लोग फ्लो में आ जाते हो, एक दफा आप कोई चीज स्टार्ट कर दो तो देन इट्स वेरी इजी टू डू इट। लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज एक्चुअली द हार्डेस्ट टू राइट, एंड स्पेशली आपके एस्से का जितना आप लोगों को दिमाग में फियर है और आपके एस्से के हवाले से जितनी आप लोगों के दिमाग में इंटिमिडेट किया हुआ लोगों ने आपको, आपकी हाथ लिखते हुए हाथ कांप रहे होंगे कि जी मैं अपना एस्से लिटरली स्टार्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ एग्जाम के अंदर। उसके लिए आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, वो उसको बहुत ज्यादा लोगों को हेजिटेशन हो रही होती है कि हम स्टार्ट कहां से करें। Here comes the pyramid approach, where you start with the thesis statement right away. इस अप्रोच का फायदा ये है कि आप टॉप पे अपनी थीसिस स्टेटमेंट जब लिख देते हो, पहला फायदा ये है कि आपको एक स्टार्ट मिल गया, आपने एक ओपनिंग हुक थ्रो कर दिया एग्जामिनर के लिए भी और अपने लिए भी, जहां पे आप लोगों ने पहला स्टेप ले लिया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। द सेकंड important thing to understand while adopting this approach is that you are hitting the nail on its head, ठीक है, you're hitting the bullseye, ठीक है। फायदा ये है, फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने अपने एस्से के टीचर से पहले भी सुनना होगा कि आपने एग्जामिनर को शुरू से फ्रॉम द गेट गो यही इंप्रेशन देना है कि आप डी ट्रैक नहीं हुए, आप इररिलेवेंट नहीं हुए, और आप एस्से स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह डिकोड करके योर
able to hit the nail on its head, right? आपने from the get go examiner को ये बता दिया कि listen, I am exactly on point. I personally find this approach to be the safest. Remember when I talked about the essay in our previous sessions, so I used to say कि essay जो है वो हमने सर्वाइव करना है. आप माहीन की एग्जांपल ले लो, आप वैद इरशाद की एग्जांपल ले लो, आप मलीहा इसहार की एग्जांपल ले लो, बाकी भी जो आप लोगों के तमाम टॉपर्स रहे हुए हैं जो सीएसएस के, आप लोग नोटिस करो मेजॉरिटी 40, 42, 45, 40, 42, 45, so all of them are passing on the borderline. बेसिकली एसए में अगर आपने 40 मार्क्स ले लिए हैं तो मेरी तरफ से वो 100/100 है, बिकॉज एसए इज लिटरली अबाउट सर्वाइविंग. हेंस हम लोगों ने बहुत ज्यादा फन्ने खां नहीं बनना, हम लोगों ने एग्जामिनर को आउटस्मार्ट करने की कोशिश नहीं करनी, हम लोगों ने वो मीन्स या अप्रोचेस अडॉप्ट नहीं करने जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है या जिनके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं. प्लीज डू नॉट डू दैट. सो पिरामिड अप्रोच जो आपको है वो ये कहती है कि अपना थीसिस स्टेटमेंट शुरू में डालो, उसके बाद आपकी जो पूरी आउटलाइन है जिसको हम अभी अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे उसको आपने समराइज करके सेंटेंसेस के अंदर लॉजिकली कोहेरेंट मैनर के अंदर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो आपने सारे अपने पॉइंट्स दिए हुए हैं आउटलाइन के अंदर उनको रीफ्रेज करके अपने थीसिस स्टेटमेंट के बाद पेस्ट कर दो. That is literally the easiest approach that you can adopt while writing the essay. And personally, if you ask me, I would strongly suggest this approach. ठीक है, फायदे मैंने बता दिए. नंबर 1, हमने जो है वो इमीडिएटली जो है फ्रॉम द गेट गो एग्जामिनर को ये बता दिया है कि लिसन वी आर ऑन पॉइंट. सेकंड, हम लोग डिट्रैक्ट नहीं हो रहे. तीसरा, the first sentence is the hardest. So when you start off with the thesis statement, it is extremely easy to then write the next upcoming sections. Number 4, इसमें there is nothing that can go wrong. If you adopt this technique, there is literally nothing that can go wrong unless and until आप essay को decode ही नहीं सही कर पाए या आपने अपनी thesis statement को जो है वो बिल्कुल ही आप ऑफ पॉइंट हो गए हो. ठीक है. अच्छा, दूसरी अप्रोच ये है कि लिटरली पिरामिड अप्रोच को आप रिवर्स कर दो. आप लोग अपने एसे के जो मेन पॉइंट्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगेन आई रिपीट, अभी जो हम बात कर रहे हैं आपको इंट्रोडक्शन पूरी तरह समझ नहीं आएगा जब तक मैं आज आप लोगों को एक आउटलाइन नहीं कराऊंगा. तो जो हमारा सेकंड सेक्शन ऑफ दिस सेशन है उसके अंदर मैं आप लोगों को एक सैंपल आउटलाइन करवाऊंगा व्हिच विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the introduction. अभी just go with the flow, just try and understand what I'm trying to tell you. मैंने आपको बताया दूसरी अप्रोच ये कह रही है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट शुरू में ना दें, आप स्टार्ट करें अपना ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट्स के साथ. जेनेरिक स्टेटमेंट में आप थोड़ा सा की वेरिएबल को एक्सपोज कर सकते हो, उसके बाद आप आ जाओगे कि जी मेरी मेन बॉडी के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको आप रीफ्रेज करके लिख दोगे, उसके बाद आप आ जाओगे थोड़े से रिकमेंडेशन सेक्शन के ऊपर और एंड पे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट इंसर्ट कर दोगे. ठीक है. सो लिटरली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और अभी हम ये चारों अप्रोचेस को अप्लाई भी करेंगे. यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस लेक्चर की. ठीक है. अच्छा, सो इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच का मैंने आपको बता दिया है. जो आप लोगों ने समरी या स्टेटमेंट्स देनी है रिगार्डिंग द एसे टॉपिक वो वी आर गोना कवर इन द लैटर सेक्शन which will give you a clear and holistic understanding कि आप लोगों ने इंट्रो में लिखना क्या होता है. अभी के लिए 4 चीजें हमने सीखी हैं कि हमने बस एक समरी दे देनी है पूरी आउटलाइन की, एक ओवरव्यू दे देना है, उसके अंदर हमने अपना स्कोप डिफाइन कर देना है. थीसिस अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो फिर हम लोग थीसिस स्टेटमेंट एंड पे देंगे. ठीक है. और अगर हम जो मेरी सजेशन है कि आप लोग पिरामिड अप्रोच के साथ जा रहे हो व्हिच इज नंबर 1, तो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट से अपना एसे स्टार्ट करो. और थीसिस स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों को बेतहाशा करा दी हुई है और आपकी जो बुक है किप्स की एसे एनसाइक्लोपीडिया उसके अंदर देयर आर 22 to 25 thesis statements that you can resort to further enhance your grip and understanding on all portions that we've covered. ठीक है. अच्छा, तीसरी अप्रोच बच्चों ये होती है कि यू स्टार्ट ऑफ विद कोटेशन. अच्छा, बहुत ज्यादा लोग आई एम श्योर आप लोग, सो देयर आर अबाउट 230 या 240 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन. Some of you might have a habit, yeah, some of you might be familiar with the idea of starting your introduction or the essay with a quotation.
अच्छा, ये अप्रोच भी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर भी अगर आप सेकंड वाला पोर्शन देखो जिसमें मैंने बात की हुई है कि जस्ट रीफ्रेज ऑल द पॉइंट्स एंड राइट देम इन अ लॉजिकली कोहेरेंट मैनर, दिस इज कॉमन इन ऑल थ्री अप्रोचेस। यहाँ पे भी मैंने बात की है जस्ट रीफ्रेज ऑल द पॉइंट्स एंड राइट देम इन अ लॉजिकली कोहेरेंट मैनर। यहाँ पे भी मैंने जेनेरिक स्टेटमेंट्स की बात की है, यहाँ पे भी मैंने एसेंशियली यही बात की है। तो जब मैं सारे पॉइंट्स की आप लोगों से बात कर रहा हूं, दैट बेसिकली मींस कि आपने अपने पूरे एस्से की एक समरी दे देनी है, ठीक है। अच्छा, सो कोटेशन वाली जो अप्रोच है ना, इसका मसला ये है, मतलब मसला ये है कि अगर आप कोटेशन शुरू में देके और कोटेशन पे कमेंट या कोटेशन की तशरीह या कोटेशन को एक खोल के बयान करना चाहते हो और अपने ऐसे स्टेटमेंट के साथ रिलेट करना चाहते हो, देन very important, then you need to be 110% sure कि आपकी कोटेशन 110% रिलेटेड है आपके टॉपिक के साथ। आई विल रिपीट, इफ यू वांट टू अडॉप्ट दिस अप्रोच जहां पे आप एक शुरू में कोटेशन देना चाहते हो बिफोर स्टार्टिंग योर एसे या while starting your essay, and before you even start the introduction you throw a quotation, then you need to be 100% sure कि वो 110% रिलेट कर रही है आपके एसे के टॉपिक के साथ। प्रॉब्लम ये होती है समटाइम्स आपको जबरदस्ती रिलेट करना पड़ रहा होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका एसे आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर जिसमें फर्ज करो वो पूछ रहा है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। अगर आपका एसे आया हुआ है एग्जाम के अंदर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, और आप जो कोटेशन दे रहे हो वो एक जेनेरिक सी कोटेशन है एजुकेशन के बारे में, then I would strongly suggest you not to adopt this approach. अगर आपके पास हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोटेशन नहीं है या कोई जेनेरिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से जो है वो आपके पास कोटेशन है, देन डू नॉट फॉलो दिस अप्रोच। इसी तरह अगर आपका कोई और ऐसे आ जाता है जिसमें फर्ज करें आपकी नेशंस आर रेज्ड इन अ क्लासरूम की एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर प्राइमरीली अगर आपकी कोई कोटेशन एजुकेशन से रिलेट कर रही है लेकिन आप उसको जबरदस्ती आपको क्लासरूम से रिलेट करना पड़ रहा है, तो देन यूर आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो विद दिस अप्रोच, ठीक है। कोई और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने कुछ एसेस कवर किए थे, फॉर इंस्टेंस फ्री स्पीच की बात कर लेते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी फ्री स्पीच से रिलेटेड कोई आपके दिमाग में कोटेशन आ रही है जो एग्जैक्ट फ्री स्पीच से रिलेट नहीं कर रही लेकिन जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है, तो फिर आप ना करो। अभी मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा। सो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि कोटेशन शुड आइदर बी 110% रिलेटेड एंड इट शुड fall perfectly, it should fit perfectly on the essay topic that we are covering. Otherwise I would strongly discourage you from starting your essay with a quotation. Abhi we're going to apply all of these four methods on some introductions, ठीक है। चौथा मेथड होता है एनालॉजी मेथड। एनालॉजी मेथड का होता है, एनालॉजी कहते हैं कंपैरिजन को, वेयर बाय यू कंपेयर समथिंग टू अनदर थिंग। एनालॉजी का मकसद ये होता है कि यू स्टार्ट बाय गिविंग द ऑपोजिट साइड ऑफ द पिक्चर। तो बेसिकली अगर आप एक मैं आपको अभी सैंपल ऐसे आगे करवाऊंगा जिसमें हम लोग स्टार्ट ये करते हैं, जो हमारा स्टांस होता है ना उस उसके ऊपर आने से पहले हम लोग ऑपोजिट साइड की बात कर देते हैं। हमारा जो, अगर आप एनालॉजी मेथड को देखो जो मैंने तीन चीजें लिखी हुई हैं, तो यू स्टार्ट विद एन एनालॉजी वेयर बाय यू शो, वेयर बाय यू start your essay by giving the opposing side of the argument which is accepted by a lot of people, however आप अपने stance पे फिर वापस आते हो, ठीक है। so अभी हम इन सारे मेथड्स को अप्लाई करेंगे डिटेल में। analogy and does analogy mean comparison to a parallel and not something opposite? मैं इस पे अभी कमेंट करता हूं, just bear with me, ठीक है। मैं अभी सारों की एग्जांपल्स करा देता हूं आपको। अच्छा, अब अगर हम पहला वाला मेथड अप्लाई करें जिसमें आई हैव एसेंशियली टॉक्ड अबाउट पिरामिड अप्रोच, ठीक है। पिरामिड अप्रोच जो है वो, एक सेकंड,
अच्छा, अगर हम अपने पिरामिड अप्रोच की बात करें तो हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अपनी थीसिस स्टेटमेंट डालेंगे शुरू में और उसके बाद जो है हम लोग एक समरी दे देंगे अपने तमाम उन कंपोनेंट्स की। मैं आपके भी चैट बॉक्स में बाद में रिप्लाई करता हूँ, जस्ट बेयर विद मी बिकॉज़ आई हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो अगर हम पिरामिड अप्रोच की बात करें तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अपने थीसिस स्टेटमेंट को शुरू में प्लेस करेंगे, ठीक है? अब अगर आप लोग पढ़ना ना स्टार्ट करना, आई विल कम टू दैट। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी cover the main summary of the main portion of our essay and rephrase all of the points and write them in a logically coherent manner, ठीक है? अच्छा, आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी पढ़ो ना, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपका इंट्रोडक्शन है, जस्ट मेक श्योर कि आपने उसके अंदर किसी भी चीज की डिटेल के अंदर नहीं जाना। आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप लोगों ने एक सरसरी सा ओवरव्यू देना है। फॉर इंस्टेंस, मैंने आप लोगों को लास्ट सेशंस के अंदर एक दो थिंक टैंक्स बताए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को आईएसएसआई का बताया था, जिसमें इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक स्टडीज इंस्टीट्यूट है। फिर मैंने आप लोगों को इपरी का बताया था, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर मैंने आपको एक दो और का बताया, शायद पता नहीं था कि नहीं, एनडीओ पेपर्स हैं, मार्गला है और बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं। तो अगर आप लोग आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं आपने, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर रिसर्च पेपर स्टार्ट होने से पहले एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन आपका जो है वो, सर हमारा हमने सर क्या है, वेट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप लोग नोटिस करोगे कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन होता है उसके अंदर वो ये भी बता देता है कि ये जो आपका रिसर्च पेपर है किस बारे में है। उसके बाद वो एक छोटे सा ओवरव्यू भी दे देता है फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम। वो ये भी बता देता है कि हमारा इस रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस क्या था और हम लोगों ने प्रूव क्या किया है। तो दैट एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन बेसिकली इज अ very short glimpse of what your research paper will actually entail. It is a kind of summary, it is basically a glimpse, an overview, एक सरसरी सा एक आपको बता देता है, और he doesn't keep you guessing till the end कि हम लोगों ने इस रिसर्च पेपर से प्रूव क्या किया है। वो यहां तक कि आपको उसके रिजल्ट्स भी बता देता है। तो वो बेसिकली जो रिजल्ट्स बता देता है कि हम लोगों ने एसेंशियली इस रिसर्च पेपर में प्रूव क्या किया है, दैट इज बेसिकली योर थीसिस स्टेटमेंट दैट यू विल राइट इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द पिरामिड अप्रोच। नाउ आई वांट यू टू टेक 2 minutes एंड हेल्प मी। वैसे तो आपके लिए बड़ा आसान कर दिया मैंने, लेकिन हेल्प मी आइडेंटिफाई कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है। आपका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इज द न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन। पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? यस। क्या इस टॉपिक का कोई डबल मीनिंग निकलता है? नो। और क्या इस एसे का स्टांस ऑलरेडी दिया हुआ है? क्या हमें इस एसे का स्टांस ऑलरेडी दिया हुआ है? यस। सो हाफ ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन। व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज बेसिकली गिव रीजंस एज टू व्हाई वी थिंक सो। क्यों हमें लगता है। मैं आपसे कहता हूं यार, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, ये जो फिनोमिनन है ग्लोबलाइजेशन का, ये न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है। आप कहते हो सर आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है? मैं कहता हूं कि यार मैं इसका इसलिए सोचता हूं क्योंकि जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, जिसमें आपकी सुपर पावर्स वगैरह आ जाते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी की वजह से ना वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर मीडिया है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स आ जाते हैं, आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, और ये तमाम इस तरह के टूल्स और फेसेट्स को यूज कर रहे हैं दुनिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल प्रोसेसेस को कंट्रोल और हेजेमनाइज या हाईजैक या उनको ओन या कंट्रोल करने के लिए। ये जो इनका नारा है ना ग्लोबलाइजेशन का, जहां पे हर दुनिया इंटररिलेटेड होगी, आइडियाज शेयर होंगे, फ्री ट्रेड होगी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा, हर चीज कनेक्टेड होगी, दिस इज इन फैक्ट अ साइलेंट फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन। दे आर एक्चुअली कॉलोनाइजिंग एवरीथिंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है?
पास्ट में वो फिजिकली जाके इन्वेड करके कॉलोनाइज करते थे, अब दे आर यूजिंग अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मीडिया, global institutions, multinational corporations, and etc. to control the economy या resources या politics या sovereignty या social processes of the developing world. अब जो मैंने आपको उर्दू में अभी बात की है, मैंने आपको एक ब्रॉड सा रीजनिंग दे दी है as to why I think कि जी ग्लोबलाइजेशन न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मैंने जी बात की है कि जी बहुत ज्यादा प्रेजेंट, फैला हुआ, हर जगह फैला हुआ. दैट इज हैविंग अ मैसिव स्टार्ट की है ना. इस तरह की लाइन एक जेनेरिक सी आपकी ऑप्शनल है कि आप देना चाहते हो बिफोर स्टार्टिंग योर थीसिस स्टेटमेंट और नॉट. सो मैंने कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की. आई हैव लिटरली स्टेटेड द ऑब्वियस बाय सेइंग कि जी ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिनन है ना, वो बड़ा मैसिव इन्फ्लुएंस कर रहा है दुनिया में ऑल अक्रॉस. इसमें मैंने अभी तक कोई नई बात नहीं की. अब अगर आप रेड लाइन देखो, रेड लाइन, दैट इज बेसिकली माय थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, और जो रेड लाइन के बाद जो है ब्लैक पोर्शन है, दैट इज लिटरली नथिंग बट रीआइट्रेशन ऑफ माय स्टांस. ठीक है, और जो रेड पोर्शन है, दैट इज एसेंशियली व्हाट पार्ट ऑफ आवर थीसिस स्टेटमेंट. इट्स द वैल्यू एडिशन एज टू व्हाई वी थिंक कि ये इस तरह है. अब लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Global North, on account of its economic might and technological superiority, is increasingly using various instruments of globalization, such as media, global institutions, and multinational corporations, to control the economy, polity, and social processes of the developing world. Notice how I have used a semicolon to give the examiner an impression that I have good command on language, ठीक है, and I know how to use this punctuation mark. बाद में मैं कह देता हूं this garb of globalization. garb होता है कपड़ा, वेल, कवर. जिस तरह वेल नहीं होता, जिस तरह एक गार्ब के अंदर से कोई चीज और निकले, गार्ब का मतलब होता है एक कवर. तो दिस गार्ब ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि ये जो गार्ब है ग्लोबलाइजेशन का, इट इज इन फैक्ट अ साइलेंट फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन. यहां तक मैंने सिर्फ दो चीजें की हैं. अपना स्टांस दिया है जो कि ऑलरेडी गिवन था, दूसरा मैंने स्टांस के अंदर वैल्यू एडिशन कर दी है. अब अगर आप नोटिस करो कि फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं, आई कैन आइदर स्टार्ट रीडिंग देम फॉर यू. ये जेनेरिक से सेंटेंसेस हैं जो एक ओवरव्यू दे देते हैं मेरे आने वाले एसे का, और जो एक समराइज कर देते हैं कि व्हाट आई एम अबाउट टू डिस्कस, या फिर व्हाट्स अबाउट टू फॉलो. एक जेनेरिक सी बात कर देते हैं. ठीक है, इसकी मजीद एग्जांपल्स आप लोगों को बुक में बहुत ज्यादा मिल जाएंगी. देयर आर अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर कवर्ड. So essentially, we have to make sure that we cover, that we incorporate three major things: thesis, overview, scope, summary. ये तीन चार मोटी मोटी चीजें हैं. अब आपकी मर्जी है. इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, फॉर इंस्टेंस ये जो फर्स्ट है, ये वाली लाइन है हमारी, ग्लोबलाइजेशन इज अ रैम्पेंट फिनोमिनन, ये जो फर्स्ट लाइन है यहां से लेके गार्ब ऑफ कॉलोनाइजेशन तक, इसको अगर मैं उठा के एंड पे प्लेस कर दूं, तो मेरी लिटरली इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच बन जाएगी. ठीक है, मेरी लिटरली इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच बन जाएगी, जो मैंने आप लोगों को सेकंड चीज सिखाई हुई है. मैं आपको बताता हूँ अंजिला, अपने चैट बॉक्स को जरा हौसला दें, मैं भी आप लोगों को सारा बता देता हूँ. ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं. क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अशर्ड एन एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन. अब मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हुआ क्या था, पास्ट में क्या हुआ है, और अब क्या चल रहा है. बेसिकली अगर आप नोटिस करो तो मैं बिल्कुल सरसरी सी ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है उसकी मैं हल्की सी एक्सपोजिशन कर रहा हूं, जहां पे मैं कहता हूं ideas of independence and sovereignty became the hallmarks of contemporary society. ठीक है, the UN Charter forbade countries from interfering in the international affairs of other states. Moreover,
great emphasis was laid on the notion of free flow of people, goods and capital. मैंने थोड़ा सा पास्ट का दे दिया कि पहले क्या होता था, ठीक है। यूएन के बाद जो है वो एक डीकोलोनाइजेशन का एरा स्टार्ट हुआ, उससे पहले कॉलोनाइजेशन का एरा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन का एरा स्टार्ट हुआ, जहां पे जो कॉलोनाइज स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गई, जहां पे वो अपनी सॉवरेनिटी वापस गेन करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। यूएन चार्टर ने फॉरबेड किया, उन्होंने मना किया कंट्रीज को टू मेडल इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स। मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद ये जो मोर ओवर वाला पॉइंट है, मोर ओवर वाला जो पॉइंट है, यहां से मैं जनरली बात कर रहा हूं कि जी ग्लोबलाइजेशन क्या थी। ग्लोबलाइजेशन की मैंने हल्की सी एक्सपोजिशन की, बिल्कुल हल्की सी। मैंने लिखा मोर ओवर great emphasis was laid on the notion of free flow of people, goods and capital. इससे ज्यादा डिटेल में मैं ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई विल लीव द डिटेल्स फॉर लेटर। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इस पर्टिकुलर एसे के अंदर देखो तो हमारे दो की वेरिएबल्स और टर्म्स हैं। नंबर वन इज ग्लोबलाइजेशन, जिसके ऊपर मैं एक पूरा पैराग्राफ डिवोट करूंगा, और जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ग्रेट एम्फेसिस वाज लेड ऑन द नोशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिनन है या जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एसेंशियली क्या है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलो, तो उसके बाद आगे अगर हम चलें तो उसके बाद हम लिखते हैं therefore the present age came to be recognized as the age of globalization promising dividends for all। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने जो वादे किए थे, यही वादे किए थे कि सबके लिए फायदे हमें मिलेंगे, लेकिन द पावरफुल कंट्रीज, लास्ट में देखो मैं उस पर अब मैं अपना जो है वो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है। The powerful countries thus began contemplating new means to control the former colonies। बेसिकली मैं अब अपने ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर वापस आ रहा हूँ। Hence, as unfortunate as it might seem, the developed world spread the tentacles of its domination over the developing countries under the garb of globalization। अब अगर आप नोटिस करो कि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया किसी भी चीज के अंदर, मैंने सिर्फ अपनी थीसिस स्टेटमेंट इंसर्ट की है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया है, एक दो लाइंस के अंदर मैंने ग्लोबलाइजेशन और कॉलोनियलिज्म की थोड़ी सी एक्सपोजिशन की है, और इसके ऊपर मैंने बस बता दिया है कि अनफॉर्चुनेटली डेवलप्ड वर्ल्ड ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोमिनेशन लाना स्टार्ट कर दी डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर अंडर द गार्ब ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो अगर आप नोटिस करो तो बेसिकली हमने कुछ थीसिस स्टेटमेंट, एक थीसिस स्टेटमेंट की, उसके बाद हमने हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद हमने एक से दो लाइंस के अंदर बारी बारी दोनों की वेरिएबल्स की एक्सपोजिशन की, और हमने एक जेनेरिक सी बात कर दी ओवरऑल कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एसे के अंदर मैं आप लोगों को अभी आने, जो अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपनी आउटलाइन करवाऊंगा, उसके अंदर मैं एक और बात बताऊंगा कि आप लोग मजीद क्या चीजें ऐड कर सकते हो। अब अगर आप नोटिस करो तो इस पर्टिकुलर जो हमारा वो है लेंथ है, इसकी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा भी नहीं है इंट्रोडक्शन और बहुत छोटा भी नहीं है। एसेंशियली अगर आप अपनी कॉपीज पे वैसे लिख लो, अगर आप आइडियली मेरे से एक लेंथ पूछो कि इंट्रोडक्शन की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो दैट शुड आइडियली बी 3/4 ऑफ अ पेज, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 3/4 ऑफ अ पेज, एक पेज से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। 3/4 ऑफ अ पेज आइडियल लेंथ है, और उससे ज्यादा या उससे कम आप, मेरा ख्याल है, जस्टिस नहीं कर सकते, बिकॉज आपने पूरे अपने एसे की एक समरी देनी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज ये कि अब एक और हम लोग बात कर लेते हैं इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच की, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच की मैं आपसे बात कर लेता हूं। इसमें हम लोग बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच, ठीक है, जिसमें हम एसेंशियली, ठीक है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हम एंड पे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपको टॉपिक के बारे में इतना ज्यादा पता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि फ्री स्पीच के फाउंडर्स या फिलोसोफर्स कौन थे, जिस तरह हमने बात की कि आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ओवरव्यू दे सकते हो, तो दैट इज अमेजिंग। इफ यू आर अनेबल टू डू दैट, इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा,
एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना, मैंने जान की साइड पे कर दी है। देखो, इंट्रोडक्शन जो है दैट शुड बी एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव, ठीक है। आई कांट गिव यू अ फॉर्मूला टू राइट द परफेक्ट इंट्रोडक्शन। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि उसके अंदर आपका स्कोप डिफाइंड हो, उसके अंदर आपका स्टांस क्लियर हो, और उसके अंदर आपकी एक सरसरी सी ओवरव्यू हो पूरे एसे का थ्रू जेनेरिक स्टेटमेंट्स। अब जो जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं और जो आपने टॉपिक के बारे में जनरली बातें करनी है, वो आप अपनी नॉलेज को किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू द एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ योर वर्ड्स, या फिर आपकी की वेरिएबल्स, या आपको कोई भी रिलेटिव चीज याद आ रही है, कोई भी आपको रेलेवेंट चीज याद आ रही है, आपने अपना इंट्रोडक्शन एक जेनेरिक सा देना है, ठीक है। विच इज वाई आई सेड कि देर आर 1,000 ways to go about writing the introduction. All you have to consciously do is apply the three things that I'm telling you. उसके अलावा अगर आपको मैं in order of importance बता दूं, बल्कि you can write this down, you can write this down. उसके अलावा आपने जो है वो अपनी खुद चीजें देनी है। लिख लो, मैं आप लोगों को डिक्टेट कर देता हूं, 3-4 चीजें लिख लो। नंबर 1, इंट्रो। अब इसके अंदर आपने खेलना है, ठीक है, इसके अंदर आपने खुद खेलना है जिस तरह आपको अप्रोप्रिएट लगता है, जिस तरह आपका राइटिंग स्टाइल है और जिस तरह आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। नंबर 1 इज इट शुड इनकॉर्पोरेट योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के आगे ब्रैकेट में लिख लो आइदर एट द स्टार्ट और एट द एंड, so that is entirely up to you. number 2 number 2 is it should give a basic overview of the essay, basic overview of the essay. नंबर 3 ये है, इट शुड स्लाइटली के ब्रैकेट में लिखो in 1 line, in 1 to 2 lines, literally in 1 to 2 lines, it should slightly expose the key variables, ठीक है। The introduction should slightly expose the key variables. और लास्ट, फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, write some generic statements about the topic. फोर्थ पॉइंट है जेनेरिक स्टेटमेंट्स अबाउट द टॉपिक, जिसके अंदर आपका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ सकता है, आजकल क्या चल रहा है और हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। जेनेरिक स्टेटमेंट्स के आगे लिख लो समरी ऑफ जेनेरिक स्टेटमेंट्स के आगे। अब जेनेरिक स्टेटमेंट्स बड़ी सब्जेक्टिव टर्म है मेरे नजदीक। मैंने लिखे तो नहीं हुए कई पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपका उसके अंदर थीसिस होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है उस आपका स्कोप डिफाइन करिए। नंबर 3 पॉइंट उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपकी एक्सपोजिशन हल्की सी करनी है, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने 1 लाइन के अंदर एक्सपोज कर देना है, जिस तरह हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एसे के अंदर किया है। एक लाइन के अंदर बता दिया हल्का सा कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हमने बता दिया कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सपोज डिटेल में नहीं करना की वेरिएबल्स को। और फोर्थ चीज मैंने आपको ये बताई है जेनेरिक स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी एसे, which could include multiple things. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो हल्का सा, आप अपने पूरे एसे की समरी थोड़ी सी बता सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो कि पहले क्या हो रहा था अब क्या हो रहा है, और नंबर 3 कैसे चीजें पैन आउट होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको फोर्थ कंपोनेंट बताया है विच इज जेनेरिक स्टेटमेंट्स, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव। What I'm trying to make you understand is the fact कि मैं आप लोगों को एक रेसिपी या एक फ्रेमवर्क नहीं दे सकता अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम लोगों ने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर अप्लाई किया था। मैं आप लोगों को एक रेसिपी या फ्रेमवर्क नहीं दे सकता कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाना है तो आपका परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन जाएगा, ठीक है। जेनेरिक स्टेटमेंट्स कुड बी एनीथिंग अबाउट द टॉपिक एज लॉन्ग एज वो रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पे आप ये भी हल्का सा बता सकते हो कि उस कॉन्सेप्ट के फाउंडर्स कौन थे, या उस कॉन्सेप्ट के फिलोसोफर्स कौन थे, या उन लोगों ने क्या काम किया। इट कुड बी एनीथिंग। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करो। इंट्रोडक्शन का जो जेनेरिक पार्ट है ना, दैट शुड बी डिफरेंट
for all candidates, and that should reflect how you have decided to go about the topic. जब मैं आप लोगों को ये बात कर रहा था कि आपका एग्जामिनर आपका आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, तो उस इंट्रोडक्शन से उसको अंदाजा हो जाएगा कि आपने टॉपिक को अप्रोच कैसे किया और आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं। एसेंशियली वो 3 चीजें ढूंढेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। थीसिस हो, स्कोप हो, और उसमें थोड़ी सी एक्सपोजिशन हो और जेनेरिक बातें हो, और लास्ट पॉइंट डिटेल, लास्ट पॉइंट स्टार बना के लिख लो, विच इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वैसे कि हम लोगों ने डिटेल्स नहीं देनी। प्लीज डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एनीथिंग इन योर इंट्रोडक्शन एंड कीप इट ब्रॉड एंड जेनेरिक। लास्ट पॉइंट दोबारा मैं बोल देता हूं, डू नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एनीथिंग, do not go into the details of anything, and keep the introduction generic and broad. Do not go into the details of anything, full stop. Keep the introduction generic and broad. ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल करा देता हूं जिसमें हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसेंशियली अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एंड पे लिखते हैं। ठीक हो गया, हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो एंड पे लिखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की है कि हम लोग जेनेरिक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग ओवरव्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग एक समरी से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग एक फिलोसोफर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग उस कॉन्सेप्ट के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज वो रेलिवेंट है और हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है और हम लोगों ने हल्की सी की वेरिएबल की एक्सपोजिशन की है। Now let's apply all of these things in the following paragraph that you can see, which is also a sample, a very short, crisp introduction of an essay. ठीक है, आपका essay है The Importance of Free Speech. ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूं, to begin with, it is pertinent to trace the philosophical origins of the phrase free speech. अब अगर आप नोटिस करो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टार्ट ही जेनेरिक स्टेटमेंट से इस तरह किया है कि मैं फ्री स्पीच को हल्का सा एक्सपोज करूंगा और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई है और क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा मैंने तैयारी की हुई थी या मुझे फ्री स्पीच के बारे में बहुत ज्यादा पता था या मैंने फ्री स्पीच पे ऐसे प्रिपेयर किया हुआ था, सो आई हैड एन आइडिया कि जी फ्री स्पीच के जो फिलोसोफर्स या फाउंडिंग फादर्स हैं, एक जॉन स्टुअर्ट मिल है, एक वॉल्टेयर है, और इन लोगों ने बहुत ज्यादा फंडामेंटल एम्फेसिस या ग्राउंड वर्क किया था फ्री स्पीच के नोशन को इन लेटर एंड स्पिरिट दुनिया तक लाने के लिए, या उस पर बहुत ज्यादा काम किया था लोगों को रियलाइज कराने के लिए अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी, which will slightly expose the topic and give us a slight historical background। जो मैंने आपको 3-4 चीजें अपने चेकलिस्ट में लिखवाई हैं, क्या वो फुलफिल हो रही हैं? अगर वो हो रही हैं तो हम इंटरचेंजेबली उनको ऊपर नीचे करके अपना इंट्रोडक्शन अपने स्टाइल से फ्रेज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग इज कि मेरा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है वो स्टांस ये है कि फ्री स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को खुली तरीके से एक राइट होना चाहिए अपने व्यूज, सेंटिमेंट्स, बिलीव्स, ओपिनियंस जो है वो बोलने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनब्राइडल्ड या अनरिस्ट्रेन्ड फ्री स्पीच जो है वो नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर मेरा स्टांस ये है कि हाँ, फ्री स्पीच बहुत जरूरी है एक सोसाइटी में फ्लरिश करने के लिए। एक सोसाइटी में लोगों को एक मल्टीलैटरल या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के अंदर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि फ्री स्पीच को इन लेटर एंड स्पिरिट इनकॉर्पोरेट किया जाए
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक ह्यूमन राइट है जो हर गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी करना चाहिए, लेकिन मेरी वैल्यू एडिशन ये है विद सर्टेन लिमिटेशंस, लाइक विद सर्टेन चेक्स. Unrestrained and unbridled free speech can actually be detrimental to the social well-being. Acha, let's start reading. To begin with, it is pertinent to trace the philosophical origins of the phrase free speech. मैंने स्टार्ट ही किस चीज से किया? हल्की सी एक्सपोजिशन से. मैंने कहा जॉन स्टुअर्ट मिल and Voltaire laid great emphasis on the freedom of expression. Gradually, the masses also began to understand the importance of free speech. According to these thinkers, free speech refers to the ability of people to express their ideas, opinions kar lo, ye opinion likha hua hai, it's a typo, opinions, attitudes, feelings and beliefs without the fear of being marginalized by the society. Without the fear of being marginalized by the society. Last में मेरा क्या है, kind of कह लो, thesis कह लो, या मेरा stance कह लो, the entire international community is of the view that if kept in check, freedom of speech steers the global ship towards prosperity. ठीक है? अब अगर आप नोटिस करो, मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा हिस्टोरिकल ओरिजिन दे दी है. गुड. नंबर 2, मैंने एसे का कोई चीज इररिलेवेंट नहीं लिखी. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. नंबर 3, मैंने अपना स्टांस बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया है कि हमें फ्री स्पीच स्टीयर्स द ग्लोबल शिप टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, बट इट शुड आल्सो बी केप्ट इन चेक. नंबर 4, मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दिया है. सो जेनेरिक स्टेटमेंट्स में मेरे 3-4 जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो काफी हद तक फुलफिल हो रहे हैं. अच्छा, अगेन एज वी मूव अलोंग आपको मजीद क्लैरिटी आती जाएगी, बिकॉज मेरा पढ़ाने का स्टाइल इस तरह का है कि हम लोग चीजों को अप्लाई करते हैं सो दैट आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए. आज इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अ वेरी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग के आउटलाइन क्या होती है और हमने एक्चुअली इंट्रोडक्शन में करना क्या होता है. ठीक है. अच्छा, इसी टॉपिक को हम अप्लाई करते हैं जो हमारा एक मेथड था इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच वाला विद अ कोटेशन. Exact same topic with a different style, in a different way, in a way whereby we are using a quotation to start off our essay. Again, the same topic that we have just discussed, however this time we will use a quotation to kickstart the essay. वॉल्टेयर की quotation है जो कि आपको essay भी आया हुआ था और आप लोगों ने शायद पढ़ी भी हो, जो कि इस पर्टिकुलर एसे के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी तरह और परफेक्टली फिट और फॉल करती है. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट यू नीड टू बी वेरी श्योर कि जो मैं कोटेशन दे रहा हूं इट परफेक्टली फिट्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एसे. इफ वी हैव टू फोर्स इट इन अ मैनर जहां पे हमें जबरदस्ती उसको रिलेट करना पड़ रहा है, then I would strongly discourage you from adopting this approach. ठीक है. अच्छा जी, आपका टॉपिक है कि फ्री स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है, the importance of free speech, right? कोटेशन पढ़ते हैं. I disapprove of what you say, but I defend to death your right to say it. I disapprove of what you say, but I defend to death your right to say it. ये वॉल्टेयर की जो कोटेशन है, दिस इज वेरी वेरी रिलेटेड एंड रेलेवेंट टू द टॉपिक एट हैंड, जहां पे वो कह रहा है कि आप जो बात कर रहे हो मैं उससे उसको मैं डिफेंड करूंगा डेथ तक. मतलब आपका जो कहने का राइट है उसको आई कांट टेक दैट अवे from you, which basically universal declaration of human rights. ठीक है. जब आप
quotation method से start करोगे तो it is automatically understood, and it automatically implies that you are going to now refer to the quotation in your introduction. Let's start reading then. These words of the eminent French philosopher come to mind whenever the subject of free speech is being discussed. He, along with John Stuart Mill, laid great emphasis on the notion of freedom of expression. अब आप नोटिस करो, कहीं पे मैं फ्री स्पीच लिख रहा हूं, कहीं पे मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ताकि मैं मोनोटनी ना लाऊं. हम लोग ब्रेक कर रहे हैं मोनोटनी. वी आर